भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की सरकार करीब 30 दिन पूरा करने को है। एक महीने में इस सरकार ने बहुत कुछ किया है, जिसे लेकर सुर्खियां भी बटोर रही है और साथ ही साथ विवाद भी। आइए बात करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ न्यूज नेशन पर मौजूद हैं। स्वागत है नकवी साहब। 30 दिन पूरे होने को हैं, एक महीना। आपकी सरकार ने बहुत कुछ किया, जिसके लिए शायद उन्हें जितनी बधाइयां मिल रही हैं शायद कम हो। लेकिन जरा पहले विवादों की चर्चा कर लेते हैं। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसके दम पर आपकी सरकार आज खड़ी है, जिसको लेकर यूपीए को आप घेरते रहे। आप भी तो वही कर रहे हैं। देखिए अजय जी, पहली बात तो ये बात समझना होगा कि नाकामियों के निशान को मिटाने के लिए कामयाबी के कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। और जिस तरह से नाकामियों की विरासत जी पूरी तरह से आपको विजिबल होगी, दिखेगी, उसको हम बहुत ज्यादा उस विरासत पे सियासत तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि उन नाकामियों के निशान को मिटाना पड़ेगा और उन नाकामियों के निशानों को मिटाने के लिए कामयाबी के कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और जब कड़े कदम उठते हैं तो कई तरह के सवाल उठते हैं, कई तरह की सोच उभरती है। लेकिन निश्चित तौर से इतना हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपको इस कड़े कदम का असर और प्रभाव, धमक भी दिखेगी, प्रभाव भी दिखेगा और लोगों के सरोकार से जुड़े हुए सवाल भी सुलझते हुए दिखेंगे। नकवी साहब, आपकी सरकार आने से पहले कहती थी अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आए या ना आए, महंगे दिन तो आ गए हैं। अब सबसे पहली चीज, चलिए रेलवेज की बात करते हैं, जिसका किराया बढ़ोतरी जो है 14.2%। ये ऑर्डर आपकी सरकार कहती है कि भाई यूपीए सरकार ने यह फैसला लिया था। अगर इतने दिनों तक इसे आपने पोस्टपोन कर रखा था, सरकारों ने कर रखा था, आप भी 15 दिन रुक जाते, रेल बजट लेकर आते, कहते कि हम ये 14.2% किराया बढ़ा रहे हैं और इसकी बदौलत हम आपको ये सहूलियतें देंगे या हम ये चीजें ठीक करेंगे। ऐसा क्यों? देखिए क्या है कि एक सामान्य सी बात है कि अगर कोई बच्चा इम्तिहान में बैठता है जी, तो कम से कम वो जब वो इम्तिहान देता है तो उसको कम से कम साल भर तो मिलता है। कोई कोर्स 3 साल का होता है, कोई 5 साल का होता है, लेकिन कम से कम साल भर के बाद ही उसकी परीक्षा और उसके रिजल्ट का आकलन किया जाता है। अभी तो जो है वो हमने शुरू किया है और ऐसे मौसम में शुरू किया है, ऐसे माहौल में शुरू किया है जो माहौल की किसी भी सरकार के लिए खुशनुमा नहीं हो सकता। देखिए, चाहे पत्रकारों की बात करें या फिर अर्थशास्त्री की बात करें, राजनीतिज्ञों की बात करें, एनडीए सरकार की फिलहाल निंदा करना तो दूर की बात है, लोग सराहना करने से ही नहीं थक रहे हैं। ठीक बात है। लेकिन दूसरी बात है कि आप अपने एक्शंस के लिए पिछली सरकार को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? ये जियो पिछली सरकार का था, जो कि अभी तक अमल में नहीं लाया जा रहा था। आपकी सरकार अगर इसको अमल में ला रही है तो या तो आप इसकी ओनरशिप ले लीजिए या फिर आप ये कहिए कि भाई ये हमारा फैसला नहीं है, पुराना फैसला है जिसको हम कर रहे हैं, तो फिर पुरानी सरकार ही बेहतर थी। देखिए, हम मोदी जी ने भी पहले भी कहा, जब प्रधानमंत्री पद की शपथ से पहले का उनका सेंट्रल हॉल का भाषण था, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो अब आरोप प्रत्यारोप पिछली सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया उसके रास्ते पे नहीं जाएंगे। और हम भी ये बात कह रहे हैं कि हम विरासत पे सियासत नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन इस बात को तो हमें महसूस करना होगा, समझना होगा कि जो हमें विरासत मिली है वो विरासत कैसी है। वो ऐसी विरासत है, माहौल जो मिला है वो कोई बहुत खुशनुमा माहौल नहीं मिला है। जी बिल्कुल, बहुत बिगड़ा हुआ, बहुत बिखरा हुआ माहौल है। उसको ठीक करना हमारा संकल्प भी है और उस दिशा में हम चल रहे हैं। ये बात सही है आपको कि कोई महंगाई जब बढ़ती है तो कोई भी सरकार जो चुनकर आती है वो कोई खुशी से नहीं बढ़ाती। बिल्कुल। अगर जो है वो देश के लोगों पर बोझ पड़ता है तो कोई खुशी से नहीं करता। हमने उस पर आंदोलन किया, उसको लेकर के आवाज उठाई, लेकिन उसमें और अभी फर्क है। इसका फर्क इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका असर जो है वो आपको आगे दिखेगा और निश्चित तौर से जो लोग अभी महंगाई का शोर मचा रहे हैं वो खुद इस बात को महसूस करेंगे कि जो कुछ हुआ है। सब महंगाई का शोर छोड़ दीजिए, मैं आपसे बहुत सीधे तौर पर पूछता हूं। 2013 में जब यूपीए सरकार ने रेल बजट के पहले किराए में इजाफे की बात की तो मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि आप संसद का अपमान कर रहे हैं। आज वही काम आपकी सरकार करती है, क्या फर्क है? देखिए, पहली बात ये कि या तो हम जितने भी पिछले सरकार के ऑर्डर्स हैं, जितने भी पिछले सरकार के निर्णय हैं, उन सारे फैसलों को हम उठा के एक रद्दी की टोकरी 15 दिन का इंतजार ही तो था ना। नकवी साहब, जरा देखिए, आज वाकई में देखिए, आप बहुत बेबाक नेता हैं। मैं आपसे बहुत सीधे तौर पर समझना चाहता हूं अपने दर्शकों की तरफ से, 15 दिन का ही तो इंतजार था। ऐसी कौन सी आपदा आ गई थी रेलवे पर 15 दिनों में कि आप रुक नहीं सकते थे? आपको नहीं लगता है टाइमिंग गलत हो गया?
नहीं, टाइमिंग का प्रश्न नहीं है। हम अगर इसको जो है ये आप जो है वो 4 दिन बाद करते, 4 महीने बाद करते, तब भी टाइमिंग तो वही रहता, माहौल भी वही रहता, अगर रेल बजट शोर भी ऐसे ही बिल्कुल मैं मानता हूं, इसमें कोई जो है कोई रहम करने वाला नहीं था और न करना चाहिए। बिल्कुल, लोग विरोध करते, हम जो है विरोध करने वालों का विरोध नहीं कर रहे हैं जी, उन्हें करने का अधिकार है जी। जो लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं उन पे भी आम लोगों की बात कर रहा हूं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के मित्र हमारे इस पे विरोध करते हैं तो हमें बहुत उन पर तरस आता है, क्योंकि उन्हें जो जनादेश मिला उस जनादेश के बाद उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत थी। उनको अहंकार छोड़ करके, अराजकता छोड़ करके किन कारणों से वो जनादेश उनको तो छोड़िए, उनके खिलाफ गया वो देखना होगा। बोझ के तले दबे हैं, उनको छोड़ दीजिए। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने पिछले 3 दिनों में लगातार लोगों से बात की। ट्रेन में हमारे तमाम संवाददाताओं ने सफर किया। बिल्कुल बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि भाई बढ़ाना था ना, बिल्कुल बढ़ाते, लेकिन ये तो बताते कि इस पैसे का करोगे क्या। हाँ, देखिए ये आपने बहुत जायज सवाल किया कि इन पैसों का करोगे क्या। ये इससे जो है वो क्या सहूलियतें बढ़ेगी, क्या सुरक्षा बढ़ेगी, क्या वर्ल्ड क्लास की पूरी हमारी जो रेल की व्यवस्था है वो बनेगी, या जो है वो इससे जो है वो देश भर में जो प्लेटफॉर्म्स है या जो रेलवे के और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक होगा। तो ये आप बजट आने दीजिए, बजट में निश्चित तौर से ये सारी चीजें आपको डिटेल में रेल मंत्री बताएंगे। हम अभी आपको कैसे बता दें कि क्या क्या करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार का संकल्प देश को समृद्धि के रास्ते पे ले जाना, देश के चाहे रेल हो और चाहे पूरा के पूरे देश के और सारे के सारा सिस्टम हो, उसको जो है सुधारना। और अगर सुधारने की हम बात कर रहे हैं तो भाई सुधारने के लिए तो हो सकता है कि 1-2 डंडे चलाने पड़े। नहीं, शायद डंडों का इंतजार तो हर कोई कर रहा है। देखिए, मोदी जी ने जैसे ही गोवा में कहा कि अब कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, लोग तैयार हैं, अर्थशास्त्री तैयार हैं, देश की जनता भी शायद तैयार है, वो कड़े कदम उठाने होंगे। लेकिन अब चलिए, इसके साथ साथ आलू और प्याज की मैं बात नहीं करता, उस पर आपकी सरकार बहुत सफाई दे चुकी, आपकी पार्टी भी सफाई दे चुकी। लेकिन कुछ और विवादास्पद मुद्दे हैं जिनको अन्यास ही उठाया जा रहा है। अब जैसे धारा 370, सत्ता आप संभाल रहे हैं, मंत्रालय आपने लिया और धारा 370 पर बहस होनी चाहिए। उसके बाद अगला एजेंडा राम मंदिर पर चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसी क्या जरूरत है? पहले तो गवर्नेंस की जरूरत है ना, या इन मुद्दों की जरूरत है? देखिए, मोदी जी ने, सरकार ने कभी नहीं कहा कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो धारा 370 है, कॉमन सिविल कोड है या और मुद्दे हैं। हमने कहा कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो सुशासन है, हमारी प्रायोरिटी जो है वो देश का विकास है, हमारी प्रायोरिटी जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, हमारी प्रायोरिटी जो है विकास की रोशनी आखिरी आदमी तक, जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उस तक पहुंच सके, वो प्रायोरिटी, और उस दिशा में ये सरकार काम कर रही है। अब इस बारे में इस तरह की चीजें अगर बीच में कोई आती हैं तो उसको वो सरकार की प्रायोरिटी के रूप में देखा जाए, हमें लगता है कि अन्याय होगा। देखिए, आपके मंत्री अगर बोलें, लेकिन और सत्ता संभालने के साथ नहीं, वो ठीक है, तो जनमानस में तो यही संदेश जाता है कि भाई ये अभी करने वाले तो ये बात तो कर रहे हैं सुशासन की, लेकिन करेंगे वही जो इनका तथाकथित तौर पर कोर एजेंडा है। देखिए, क्या है कि जो आपकी बात है ना, आदमी को एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं हमसे बहुत हैं, इस सरकार से बहुत हैं, हमारी पार्टी से बहुत है, और वो अपेक्षा जो है वो बिल्कुल जायज है। अपेक्षा वो होनी भी चाहिए, क्योंकि पतझड़ के सफर में आप निकले हैं जी। कोई ऐसा सफर नहीं है कि आप जो है बड़े खुशनुमा सफर में निकले हैं। तो इसमें जरा सा भी कहीं पे आप हिल डुल गए तो लोग जो है वो सीधे तौर से आप पर सवालिया निशान खड़ा करेंगे। इसलिए जो है वो निश्चित तौर से हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी रास्ते पर, और जिस पे जो हमारा संकल्प है उसी रास्ते पे चले। इस तरह की बातें आई और उसके बाद उसका स्पष्टीकरण हो गया, खत्म हो गई। नकवी साहब, एक और सवाल है जो कि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, जब हम लोग चर्चा करते हैं तो बात होती है, कुछ लोग कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मोदी सरकार भी केजरीवाल सिंड्रोम की तरह ग्रसित हो जाए। 49 दिनों में जिस तरीके से उन्होंने लोगों को निराश किया, पता चला कि 3 या 6 महीने में आपने भी वैसे निराश कर दिया। देखिए, पहली बात ये कि ये जो लोग तुलना करते हैं जी, ये जो है वो नाइंसाफी है। मैं नाइंसाफी इसलिए कह रहा हूं कि वो जो है उन्होंने सरकार चलाई नहीं, वो सरकार छोड़ के भाग गए थे जी। मोदी जी सरकार चला रहे हैं और सरकार संकल्प के साथ, सुशासन के संकल्प के साथ चला रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जब हम 5 साल के बाद आपके बीच में आएंगे तो हम पूरे अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ आएंगे। तो हमने ये नहीं किया हमने कि हम बीच में कहा कि साहब करेंगे और भाग गए और धरने पे बैठ गए, प्रदर्शन में बैठ गए, हम ये नहीं कर रहे। इसलिए ये जो तुलना है वो अपने आप में नाजायज है। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि देश के इतिहास में पहली बार है
कि 66% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो कि देश की हिस्ट्री में अभी तक कभी भी नहीं हुआ। और ऐसे माहौल में किया है जब देश में लोकतंत्र के खिलाफ तमाम तरह की आवाजें उठ रही थी, तमाम तरह के लोग को सवालिया निशान खड़े कर रहे थे, तो मोदी जी ने बिना रुके हुए, बिना थके हुए आम लोगों तक जा करके उस विश्वास को जगाया और उस जज्बे को जगाया जो जज्बा के लोगों में था। उस जज्बे को जो है वो पूरी तरह से जुनून में बदल दिया। नहीं, लोगों को आज बहुत उम्मीद है जी, तो इसलिए उन उम्मीदों पर हमें खरा उतरना उससे बड़ी चुनौती है। स्मृति ईरानी, जो कि मानव संसाधन मंत्रालय देख रही हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में हाल फिलहाल कहा कि वो पूरे के पूरे शिक्षा प्रणाली को ठीक करना चाहती हैं, ओवरऑल करना चाहती हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कई सारी ऐसी पुरानी चीजें हैं जिसे वामपंथी सोच कहा जा सकता है या फिर अंग्रेजों की देन कहा जा सकता है, उसको खत्म करके जरा हिंदूवादी सोच को आगे करना चाहती हैं। अब इसका क्या मतलब है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हिंदूवादी सोच की बात करी होगी। नेशनलिस्टिक सोच की बात करी हो तो हो सकता है, मैंने पढ़ा नहीं उनका, पहली चीज। दूसरी चीज नहीं, देखिए, भाषा कही जाती है राष्ट्रीय सोच। हाँ। लेकिन राष्ट्रीय सोच जैसे ही एक भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है, उसका आकलन तुरंत आता है हिंदूवादी सोच। नहीं, यही तो आकलन ही गलत है ना। अब इसमें किसी की सोच में अगर ये फतूर है तो उस फतूर का तो इसका हिसाब किताब तो नहीं हो सकता, एक चीज। दूसरी जो देखिए, एक चीज है कि आप भी ये जानते हैं कि देश को रिफॉर्म चाहिए और रिफॉर्म करने के लिए सरकार को परफॉर्म करना चाहिए। जी। तो रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं, पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करते हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म की बात करते हैं, एक जुडिशियल रिफॉर्म की बात करते हैं। ये सारे के सारे ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई नई चीज करने जा रहे हैं। जी। पिछली सरकार में तमाम तरह की रिपोर्ट्स, तमाम तरह के इस बारे में जो है वो रिकमेंडेशन सब पड़ी हुई हैं। लेकिन उस रिफॉर्म की दिशा में सरकार, क्योंकि एकदम पॉलिसी पैरालिसिस था, इसलिए इस दिशा में नहीं। आप एक बहुत कुशल प्रवक्ता की तरह से एक बहुत अच्छा जामा पहना रहे हैं। मैं आपसे बहुत स्पष्ट पूछ रहा हूं। जाहिर सी बात है, जब आप सिलेबस रीओरिएंट करने की बात करते हैं, हम लोगों को याद है एनसीईआरटी के जब प्रमुख हुआ करते थे राजपूत जी, तो उस वक्त भी बहुत सारी ऐसी चीजें नेशनलिस्ट के तौर पर रखी गई थी जो दरअसल हिंदूवादी सोच की प्रतीकात्मक तौर पर उन्हें देखा गया था। माना जा रहा है कि कुछ उसी तरह की कोशिश फिर से की जाएगी। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, पिछले साल लागू हुआ 4 ईयर कोर्स, उसको वापस 3 साल में कन्वर्ट करने की बात, तो ये इतनी जल्दबाजी क्यों है? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए, पहली बात तो ये, अब सरकार क्या करने जा रही है, क्या कर रही है, मुझे तो पूरा उसका डिटेल नहीं मालूम। लेकिन मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि भाई इस देश को जो है ये भी जानने का हक है कि इस देश की आजादी से लेकर के और इस देश को बनाने तक और इस देश के लिए तमाम लोगों की कुर्बानी भी है, तमाम लोगों का योगदान भी है। हम क्यों नहीं याद करते बेगम हजरत महल को? हम क्यों नहीं याद करते अशफाकुल्ला खां को? हम क्यों नहीं याद करते अम्मा वी को? या हम क्यों नहीं याद करते एक पूरी लंबी श्रृंखला? अब हम केवल जवाहरलाल नेहरू को, श्रीमती इंदिरा गांधी को, उसके बाद राजीव गांधी को, उसके बाद ये, फिर वो, ये इसी इर्द गिर्द जो है वो देश का इतिहास, देश का भूगोल नहीं घूम सकता। यहीं पर दिक्कत हो जाती है। जिन नामों का जिक्र आपने किया ना, उन नामों का जिक्र या उन पर चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन सावरकर जी के नाम पर बहुत चर्चा होनी चाहिए, उन पे भी होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि आप बैलेंस क्यों नहीं करना चाहते? अगर एक तरफ आप सावरकर जी की बात करते हैं तो दूसरी तरफ अशफाकुल्ला खान की बात हम कर रहे हैं और करेंगे। हम करेंगे, इस देश को बताएंगे कि इस देश का इतिहास, इस देश की आजादी के इतिहास से लेकर के आज तक का इतिहास उन तमाम लोगों की कुर्बानियों से भरा हुआ है। आप देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व आप भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी में और वरिष्ठ नेता रहे हैं। एक बड़ा मुखर तरीके से आपने अपने आप को वहां पर पेश भी किया है। लेकिन आज अल्पसंख्यक समाज ये सोचता है कि ये सरकार सत्ता में आई है और आने के साथ ही आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, आने के साथ ही कश्मीर को लेकर आप धारा 370 की बात करते हैं। लोगों के मन में होता है कि भाई क्या एक बार फिर से तथाकथित तौर पर जो एक परसेप्शन है गुजरात के बारे में, क्या उसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश तो नहीं? देखिए, पहली बात तो ये, एक बात बहुत साफ समझने की जरूरत है। देश जो है वो संविधान से चलता है जी। कोई डंडे से या कोई जो है वो मतलब अराजकता से देश नहीं चलता। ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये मुद्दे संविधान के दायरे में, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस पे किसी को कोई इतराज नहीं है। इस पे न मुस्लिम्स को इतराज है, न हिंदू को इतराज है, न किसी को इतराज है। इस पर कोई जो है वो जबरदस्ती, कोई दबंगई के साथ कोई थोप रहा है क्या, जो इस पे चर्चा हो रही है? एक चीज। दूसरी चीज, सरकार की प्राथमिकता ये नहीं है। सरकार की प्राथमिकता आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं, महंगाई की चुनौती, बेरोजगारी की चुनौती, आर्थिक अव्यवस्था की चुनौती जो देश के सामने, वो सरकार उस प्राथमिकता के दृष्टि से कर रही है।
अगर कोई इस दिशा में कोई बोलता है, कोई कहता है, तो ये उसके अधिकार है, उसके बोलने का, उस पर सवाल नहीं उठ सकते हैं। एक बेवजह का विवाद, हिंदी को भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, राजकीय भाषा के तौर पर, नॉर्मल सी बात है। पिछले करीब 40-45 साल से इस पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन अगर आपके मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से यह निर्देश जाता है, इसका मतलब दूसरा निकलता है। जयललिता जी ने इसके लिए आपके लिए एक बड़ा मसला खड़ा कर दिया, अंततः आपको इसकी स्पष्टीकरण देना पड़ा। तो ऐसा क्यों है कि तमाम मंत्री और उसके साथ साथ वरिष्ठ अधिकारी ऐसे बयान देते हैं जो कि अपने आप में सरकार के लिए देखिए, हमें बड़ा अफसोस होता है कि एक राजभाषा, एक राष्ट्रभाषा, उसको लेकर के अगर कोई सवाल कभी उठता है या कोई उसको प्रोत्साहन देने की या प्राथमिकता देने की बात होती है, तो कुछ लोग उसमें भी जो है वो सियासत देखते हैं। हमें नहीं लगता है कि इसमें सियासत की जरूरत है जी। अरे भाई, हिंदी जो है वो आपने राष्ट्रभाषा, राजभाषा है, उसको आप जो है वो स्वीकार करिए नहीं करिए। जहां तक सवाल है, हिंदी, जिस हिंदी को हम बोलते हैं हिंदुस्तानी जिसे कहते हैं, वो हिंदुस्तानी जो है उसमें तमिल भी है, तेलुगु भी है, मलयाली भी है, गुजराती भी है, मद्रासी भी है, उड़िया भी है, बंगाली भी है, जितनी भी देश की, मराठी भी है, जितनी भी देश की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, सबका एक खूबसूरत मिश्रण है। उर्दू भी है जी, बिल्कुल। तो कोई हम हिंदी, शुद्ध हिंदी ग्रामर वाली नहीं बोल रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि दिक्कत एक बहुत बड़ी आई है अभी एक सोच में हमारे जी, माफ कीजिएगा, कि लोगों को लगता है कि साहब जो हिंदी बोल रहा है या जो हिंदी समझ रहा है या हिंदी जो पढ़ रहा है वो बिल्कुल काबिल नहीं है, और जो इंग्लिश जानता है वही काबिल है। तो ये परसेप्शन जो है, ये जो सोच है, ये सोच थोड़ी सी बदलनी चाहिए। तो जहां तक सवाल है, ये कहीं बदलाव नहीं, कहीं पर भी थोपी नहीं जानी चाहिए कि साहब ये भाषा हमें बोलना है। बिल्कुल, हम हिंदी को थोपे जाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन हिंदी को अगर कहीं पर हिंदी को प्रोत्साहन दिया जाए तो उसका विरोध कोई करे, ये ठीक नहीं है। नहीं तो क्या आपका ये संकेत यूपीए सरकार की तरफ है, जहां पर तथाकथित तौर पर इंग्लिश वादी लोग कुछ इतने ज्यादा हावी थे कि ऐसा लगा जैसे कि हम हिंदी बोलने वाले लोग बहुत कुछ हो गए? नहीं, देखिए क्या है कि यूपीए सरकार में तो बहुत से वादी हावी थे जी। और कई जो है उनके वादे इरादे ऐसे थे जो कि थोड़ा देश को सूट नहीं करते थे। लेकिन जहां तक सवाल यहां पैदा होता है कि जो आज की परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में हिंदी को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। हिंदी को जो है वो देश के सम्मान और स्वाभिमान का विषय बनाना चाहिए। हिंदी के क्षेत्र में जो हिंदी लोग बोलते हैं, जब हिंदी की बात आती है, हिंदी को जब सम्मान या हिंदी को जो है प्राथमिकता और प्रोत्साहन की बात होती है, तो उनमें एक आत्मविश्वास जागता है। उन्हें इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अंग्रेजी से नफरत कर रहे हैं, उनका इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो देश से क्षेत्रीय भाषाओं को कह रहे हैं कि हटा दो, बिल्कुल नहीं। सबका अपना सम्मान है। लेकिन अब डॉक्टर लोहिया से लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सब कहते थे कि साहब हिंदी जो है वो देश को एक सूत्र में बांधने का सूत्र है जी। लेकिन वो सूत्र पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, विवादों की बात तो बहुत हो गई, लेकिन अब जरा ये बताइए, आपकी सरकार के सामने एक पूरा एजेंडा है। अब ऐसी परिस्थिति में कुछ एक संस्थान जो कि अपने आप में बहुत प्राथमिकता रखते हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन, जैसे तमाम ईजीओएम्स या जीओएम्स, या फिर जो अधिकारी हैं उनके कामकाज का तरीका, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, ये सब खबरें हैं, अटकलें हैं, इसमें से कितना सही कितना गलत शायद आप बेहतर समझते होंगे। लेकिन क्या ऐसा है कि मंत्री आजकल 18 घंटे काम कर रहे हैं और उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं है? क्या ऐसा है कि तमाम अधिकारी आज मंत्रियों को चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या ऐसा है कि प्लानिंग कमीशन जैसी संस्थाओं को अब बिल्कुल बेकार साबित कर दिया जाएगा? तो होगा क्या? देखिए, पहली बात तो मोदी जी की सरकार में कोई अधिकारी किसी मंत्री को चला नहीं सकता, सरकार को चला नहीं सकता। सरकार को सरकार ही चलाएगी, सरकार को प्रधानमंत्री ही चलाएंगे, सरकार को मंत्री ही चलाएंगे। इसलिए ये जो लोगों ने दुनिया भर के इसके कयासबाजी शुरू की है, ये उनका लोगों का ये तो काम है, करते रहे। जहां तक प्रश्न है कि मोदी जी ने शुरू से एक बात कही कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट जी, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा हमें सुशासन देना है, ज्यादा से ज्यादा हमें जो है वो लोगों के सम्मान सरोकार को लेकर के आगे बढ़ना है। तो जब इस सोच के साथ कोई सरकार आगे बढ़ रही है, तो मैं मानता हूं कि उसमें किसी तरह का सवालिया निशान खड़ा ही नहीं होता। तो प्लानिंग कमीशन जैसी संस्था को कोई काम ही न देना, इस बार के बजट में प्लानिंग कमीशन के पास कोई काम नहीं है। वहां के तमाम सचिव आज बेकार बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं।
देखिए, पहली बात तो मुझे मालूम नहीं कि प्लानिंग कमीशन रहेगा, प्लानिंग कमीशन जाएगा, ये तो सरकार को तय करना है। सरकार क्या उसमें तय कर रही है, ये किसी पार्टी से पूछ के तय नहीं करती सरकार। सरकार जो है, ये सरकार का काम है। सरकार को जो भी देश हित में लगेगा वो करेगी। लेकिन जहां तक सवाल है कि ये केवल कौन सा कमीशन रहेगा, कौन सा कमीशन नहीं रहेगा, ये इससे जो है वो सरकार का आकलन नहीं होता जी। सरकार का आकलन होता है कि इस देश में करप्शन रहेगा कि नहीं रहेगा। कमीशन रहे या जाए, लेकिन करप्शन को जाना चाहिए। इस देश में जो है वो कुशासन को जाना चाहिए जी। तो ये करप्शन और कुशासन जब तक नहीं जाएगा तब तक आप 100 कमीशन बना लीजिए, 100 सरकारी आमला बना लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उस करप्शन और कुशासन को खत्म करना प्राथमिकता है इस सरकार की। एक और आपके मंत्री का बयान, नितिन गडकरी जी ने परसों और कल 2 बार उनकी बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद के अनुकूल या उस गरिमा के अनुकूल आडवाणी जी हैं। तो क्या अब पार्टी आडवाणी जी को देश के भावी राष्ट्रपति के तौर पर देखती दिखाई दे रही है? देखिए, आडवाणी जी हमारे शीर्ष नेता हैं। आडवाणी जी के नेतृत्व में पार्टी ने बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है और आडवाणी जी सभी पार्टियों में बहुत लोकप्रिय हैं। गडकरी जी ने क्या कहा, मैंने उसको पूरा देखा नहीं, उस पर कोई टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन निश्चित तौर से आडवाणी जी के सम्मान में, आडवाणी जी के सम्मान के प्रति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पार्टी के एक एक व्यक्ति जो है वो उसको सम्मान, उनके सम्मान को चाहता है कि वो कायम रहे, मजबूती के साथ कायम। कैबिनेट एक्सपेंशन की चर्चाएं बहुत आम है। जाहिर सी बात, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप उसमें होंगे कि नहीं, तो उम्मीद हम करते हैं कि आप वहां जरूर हों। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कैबिनेट में मंत्रालय का वितरण हुआ है वो सही रिप्रेजेंटेशन है, या आपको लगता है कि नहीं इसमें भी गुंजाइश थी, या पार्टी को ऐसा लगता है कि इसमें गुंजाइश थी कि चीजों को थोड़ा और व्यवस्थित किया जा सके? देखिए, मोदी जी एक मतलब राजनीतिक रूप से तो खेत खलियान, चौक चौराहों, चौपालों से संघर्ष करके आई हैं, लेकिन प्रशासनिक रूप से भी बहुत परिपक्व हैं। उन्होंने जो भी डिसीजन किया है वो बहुत समझ के, बहुत सोच करके, बहुत देख करके, बहुत भाल करके। सवाल ये पैदा होता है कि जो अभी मंत्रिमंडल बना है, मुझे लगता है कि वो मंत्रिमंडल बहुत बखूबी काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से कर रहा है और बहुत अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में जो विभागों की जिम्मेदारी दी गई है वो कर रहे हैं। और वो अगर लोग जो है वो आप ही लोग कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि सारे मंत्री जो है वो 16-16 घंटे, 17-17 घंटे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग काम करने के योग्य है। नहीं, हम कह नहीं रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। दरअसल देखिए क्या होता है कि कई सचिवों से जब आप बात करते हैं तो कहते हैं मंत्री जी के पास कोई वक्त नहीं है, इसलिए क्योंकि मंत्री जी जो है वो प्रेजेंटेशन याद कर करके परेशान है। तो मोदी जी लोगों को कुछ ज्यादा प्रेजेंटेशन याद करवा रहे हैं। देखिए, एक बात तो है, सरकार का इकबाल तो चाहिए जी। अगर सरकार इकबाल कायम होगा जी तो आधी समस्या का समाधान उसी से हो जाता है। अगर सरकार का इकबाल ध्वस्त हो जाता है जी और सरकार के मुखिया का इकबाल नहीं होता तो फिर तो समस्याएं जो है वो समस्याओं का अंबार लग जाता है। इस सरकार ने जो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर शुरुआती दौर की आप देखें तो इस सरकार ने सरकार की धमक और सरकार के इकबाल को स्थापित किया है और न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में ये स्थापित किया है कि हाँ, भारत में कोई सरकार है, कोई प्रधानमंत्री है और उसका जो है फायदा डेफिनेटली आने वाले दिनों में आज देश को होने वाला है और देश को दिखाई पड़ेगा। नफीस साहब, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि 6 महीने बाद जब हम आपसे बात करें तो कम से कम आकलन के साथ बात करें। बहुत बिल्कुल धन्यवाद।